सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आईटी जैम सीएसआर नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हितेश एंड आज मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम पीवाईक्यूज एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, मतलब कि ये जैम के भी हैं और इसमें गेट के भी हैं, क्योंकि बच्चे गेट का लेवल और जैम का लेवल हम ऐसे नहीं कह सकते कि जैम अलग हो गया है, जैम थोड़ा आसान है या गेट थोड़ा मुश्किल है। नहीं भाई, जो क्वेश्चन जो सिलेबस अगर हम बात करें, हाँ गेट में थोड़ा सा ज्यादा है, मगर जो टॉपिक अगर कॉमन टॉपिक है तो जैम और गेट का लगभग लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहता है। जैम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम गेट के भी कुछ पीवाईक्यू यहां पर देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। अब बच्चे क्वेश्चन जब आपके आंखों के सामने आते हैं ना, तो दो टाइप की फीलिंग मन में पैदा होती है। एक थोड़ा सा है ना डर सा, थोड़ा सा गुस्सा सा। ये बिल्कुल नहीं कभी भी होना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन देख के आपको एक पॉजिटिव है ना, एक चेहरे पे स्माइल करते हुए आपको उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि हाँ चलो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम वो चीज कर रहे हैं जो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। ये होता है कि क्वेश्चंस कई लोग नहीं देखना चाहते, ऐसा बिल्कुल मत बनो। क्वेश्चन जितने दिख रहे हैं उतने देखो। अगर कोई आपको गेट का कुछ क्वेश्चन भेज रहा है तो उसे देखो आराम से, कोई आपको जैम का कोई क्वेश्चन भेज रहा है उसे देखो आराम से, है ना। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये सेशन देख सकते हैं आराम से, क्योंकि क्वेश्चन ही है और क्वेश्चंस का लेवल कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं है। हर जगह अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वैसे ही क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहले कुछ पीवाईक्यू है हमारे पास। ये एक जैम 2022 का बच्चे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, जो हमने लेक्चर लिया, और मोस्टली क्वेश्चन जो वही होंगे जो हम ऑलरेडी लेक्चर में जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उससे रिगार्डिंग ही जो क्वेश्चन है वही लेंगे। हाँ, सेम क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा जो लेक्चर्स में आपने देखा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। द बीबी बॉन्ड ऑर्डर इन B2, ये जैम 2022 का है ना, अभी इसी साल में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। भाई सर आपने सीधा सीधा एक बात भी बताई थी कि भाई B2 कितना होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। आपने ये बात कहा था कि 14 इलेक्ट्रॉन वाला होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर, तो आप 3 कर दोगे, ठीक है। यहां पर जाओगे 13, यहां पर जाओगे 12, यहां पर जाओगे 11, यहां पर जाओगे 10। तो क्या करना है, 0.55 घटाते हुए चलना है। तो इधर आप क्या करोगे, 2.5 कर दोगे, इधर 2 कर दो, इधर 1.5, इधर 1। तो ये B2 क्या है, 10 इसका इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, ये क्या होते हैं बच्चे, टोटल इलेक्ट्रॉन, इसको हमने कहा था, ये सब हमने पढ़ा है भाई, है ना। और ये क्या है बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अब मैं बच्चे आपसे एक और क्वेश्चन मान लो पूछ लेता हूं। ये क्वेश्चन इसी तरीके से ही अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने थे, सिग्मा बॉन्ड कितना था भाई, कोई बताएगा। सिग्मा बॉन्ड, ये जो बोरोन और बोरोन के बीच में एक बॉन्ड आया है, या बीबी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कितने बॉन्ड ऐसे होंगे जो सिग्मा कहेंगे। तो क्या बताना था, 0 बताना था। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, तो और इसमें जो वो होता है बॉन्ड, वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल से भी आप समझ सकते हो, है ना। मोलिकुलर ऑर्बिटल जल्दी से बनाना आना चाहिए अब आपको। ये आपका 2p हो गया, ठीक है। हाँ, B2 में क्या होगा, sp मिक्सिंग होगी या नहीं होगी भाई, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। B2 में क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सर sp मिक्सिंग करा दो, क्यों टेंशन ले रहे हो, sp मिक्सिंग करा दी बच्चे। sp मिक्सिंग अगर हम करा देते हैं तो यहां पर सिग्मा क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और 2px 2py नीचे चला जाएगा। ये 2px हो गया, पाई 2px लिखो, पाई 2px हो गया बच्चे, और ये क्या हो गया, पाई 2py हो गया। दिस इज सिग्मा 2pz एंड दिस इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है। इस तरीके से आपने यहां पर लिखना था। और सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन नीचे सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 इसमें भर चुके हैं, 9 और 10। तो बच्चे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर यहां से आ गया, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यानी कि 2 - 0 कितना आया, 1 आया। और क्योंकि वो बॉन्ड किससे बना है, वो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल से बना है, इसलिए वो बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा। तो जब जैम में वो ये पूछ सकता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं।
अगर ऐसा आता है सिग्मा और पाई का तो आप मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल से करोगे। मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से आपका कोई आंसर गलत हो, ठीक है। हम कोऑर्डिनेशन का भी क्वेश्चन लेंगे इसमें एंड में जल के, है ना। एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं मैं जो टीफर एग्जाम में आया हुआ था, तो वैसा क्वेश्चन भी हम देखेंगे। चलिए, ये गेट 2022 जैम 2022 का है, हाँ जैम 2022 का ही क्वेश्चन है ये। आई होप आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। जैम 2022 का क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं आपको। BH2 पॉजिटिव, ये दो चीज आपको गिवन थी बच्चे, एक था BH2 पॉजिटिव और एक था बच्चे क्या, NH2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 19 है, यानी कि कितने मार्क्स का रहा होगा ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। 1 से 10 वाले 1 मार्क्स से रहते हैं, 10 से 30 वाले कौन कितने मार्क्स से रहते हैं, 2 मार्क्स से। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। BH2 पॉजिटिव एंड NH2 पॉजिटिव का क्या बताना है आपको, ज्योमेट्रीज बतानी है, ठीक है। क्या बताना है भाई, ज्योमेट्रीज यहां पर बतानी है। तो आइए देख लेते हैं। BH2 पॉजिटिव यहां पर लो, जो तरीका पढ़ाया गया है बस उसे ही अपनाना है बच्चे, ठीक है। जो तरीका पढ़ाया गया है उसे ही अपनाना है। BH2 पॉजिटिव क्या करना है भाई, बोरोन है, बोरोन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। बोरोन 13th ग्रुप से आता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2। अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो यहां पर एक हाइड्रोजन हो गया बच्चे, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, यानी कि यहां पर स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 2 सिग्मा, यानी कि 2, यानी कि sp हाइब्रिडाइज्ड। ज्योमेट्री क्या बच्चे, ज्योमेट्री लीनियर बताएंगे सर। एंड शेप क्या बताओगे अगर ज्योमेट्री लीनियर है, क्योंकि सर कोई लोन पेयर है ही नहीं तो इधर शेप भी क्या होगी, लीनियर होगी। हाँ उसने ज्योमेट्री पूछी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट बच्चे आपको कह रहा है NH2 पॉजिटिव, आराम से चलना है। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 15th ग्रुप से आता है, 15th ग्रुप से आता है, 15वें ग्रुप से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। मगर सर इसने, आप ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 की जगह कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना। 1 2 3 और दो ही हाइड्रोजन है, तो हमने 2 हाइड्रोजन यहां पर ले ली और एक क्या हुआ, लोन पेयर। तो बच्चे स्टेरिक नंबर कितना हो गया यहां पर, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, यानी कि बच्चा स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि सर sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये तो मस्ट भी। ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी, ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, बोलो बच्चा हाँ या ना। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप पूछी होती, शेप क्या आती इसकी, शेप आती सर बेंट। मगर प्लीज ध्यान देना, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने ज्योमेट्री पूछी है, तो एक का लीनियर दूसरे का ट्राइगोनल प्लेनर। ऑप्शन देखो कहां पर ये मैच हो रहा है, BH2 पॉजिटिव इज लीनियर एंड NH2 पॉजिटिव इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो बच्चा क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। अगर किसी को ये क्वेश्चन मान लो ऐसा होगी दिखा नहीं अच्छे से, तो भैया गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। ये 2 थे, इन दोनों की ज्योमेट्री पूछी थी, है ना। देखो नाराज मत होया करो, है ना भाई, नाराज होकर कहां जाओगे, है ना। हम आपसे नाराज नहीं हो सकते, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। तो आप अगर ये स्क्रीन पे मान लो आपको ये अच्छे से नहीं दिखा, तो मैंने आपको पढ़ दिया है कि BH2 पॉजिटिव और NH2 पॉजिटिव था बच्चे, इन दोनों की ज्योमेट्री थी, है ना। ठीक है भाई, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलें आगे चलें। ये जैम 2022 का क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन जैम 2022 के थे। देन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार इसको भी जल्दी से आप आंसर कर दो, जैम 2021 का था। फिर गेट के भी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। बच्चा ये जरूर ध्यान रखना, आपको 1 मिनट रुक के आंसर करने की कोशिश करनी है। हर क्वेश्चन ऐसे ट्रीट करो कि ये एग्जाम में है, सच में ये आदत बने हर क्वेश्चन को ना, क्योंकि आपको वो मतलब कि लेना है दिमाग पे कि हाँ लेट्स सपोज ये एग्जाम चल रहा है, ये इस क्षण में एग्जाम में बैठा हूं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होता तो मैं किस तरीके से अपने माइंड को काम करवा रहा होता, ठीक है। वो वाला प्रेशर खुद से बनाना सीखो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही गड़बड़ करवाता है, बाकी चीजें तो सबकी सेम ही है भाई। I3 नेगेटिव है, ये I3 नेगेटिव है यहां पर, और यहां पर है ClF3, और यहां पर है बच्चे क्या, ClF3 हो गया, यहां पर है बच्चे SF4। तो I3 नेगेटिव हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां पर बच्चा ये क्या होता है, ये आयोडीन है, आयोडीन के साथ I2 नेगेटिव हो सकता है इस तरीके से, तो ये आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना दे दोगे बच्चे, 7 दे दोगे, 4 5 6 7, और नेगेटिव है तो एक 8 देना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना।
यहां पर एक आयोडीन आया बच्चा, यहां पर दूसरा आयोडीन, एक लोन पेयर बच्चे, दूसरा लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर। तो ये कितना हो गया बच्चा, ये हो गया आपके पास 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, यानी कि इसका स्टेरिक नंबर कितना आया, स्टेरिक नंबर आ गया 5 और हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 और d। 5 स्टेरिक नंबर का मतलब समझते हैं, 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। सेम ऐसे ही होगा क्लोरीन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7, 1 2 3, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना आया बच्चे, स्टेरिक नंबर आ गया 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। हाँ जी बोलो हाँ या ना, ये भी क्या बन गया, sp3d बन गया, स्टेरिक नंबर 5। SF4 कितना आया, सल्फर है, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे, 1 2 3 4, एक लोन पेयर, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर यहां पर हमारे पास है। तो ये कितना आया बच्चा, sp3d हमारे पास आ गया। तो तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3d थी। कई लोग धोखा खा सकते हैं कि भाई 3 लोगों की हाइब्रिडाइजेशन सेम, कईयों का आंसर आ गया होगा ये सी, है ना, sp3d sp3d sp3d, फिर उन्हें लगा होगा यार ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि तीनों का ही आंसर सेम हो। इसको 2 बार चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, कई बार ऐसा होता है, जैसे वो देखो बोरोन, बोरोन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया, कोई बात नहीं, मन में आया होगा भ्रम, कई लोगों ने तो देख के आंसर कर दिया होगा, अच्छा ये तो 1 है, ये तो याद है हमें। फिर भी हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जो आप मतलब 15 सेकंड में आपने कर दिए ना, उस क्वेश्चन को अगर वो 15 सेकंड में हो गए तो प्लीज 15 और दे देना उसको, 30 सेकंड। मतलब एक क्वेश्चन जैम में तो भैया टाइमिंग का कोई इशू ही नहीं है यार, बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं। आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आप ये सोचो कि भागता रहूं भागता रहूं भागता रहूं और शुरू के क्वेश्चन को आपने बहुत जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर दिया, जल्दबाजी में आंसर गलत कर दिया। नहीं भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग मत करना बस। मतलब अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो, है ना, अगर आपको लगता है कि मैं एकदम एक्यूरेट होकर बहुत अच्छी रैंक ला सकता हूं, नेगेटिव मत करना। मेरा 1 नंबर नेगेटिव में था सिर्फ जब मैंने जैम दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि जल्दबाजी नहीं करनी, समय बहुत होगा। 2 घंटे में आप ऐसे बैठ जाओगे पेपर करके, ऐसे कि सर अपना हो गया है, आजू बाजू देखता हूं कि वो क्या कर रही है या वो क्या कर रहा है ना, मतलब किसी को भी देखते हो आजू बाजू कि वो क्या कर रहा है, मेरा तो हो गया। प्लीज ऐसा मत करना, आराम से वो 3 घंटे 180 मिनट ही यूटिलाइज करने हैं, कोई जल्दबाजी, कोई ऐसे नहीं करना। सारे 3 घंटे 180 मिनट है वो आपके ही हैं, किसी से मांग के आपने नहीं लिए, वो आपके ही हैं। तो एक एक मिनट को यूटिलाइज करना है। जो माइंड में कॉन्शियसनेस पहले मिनट में थी वो आखिरी मिनट पर भी होनी चाहिए। बच्चे ये क्वेश्चन मुझे लगता है क्या पता किसी एग्जाम में आ सके, तो ये MSQ है ना, MSQ मैं लेकर आया हूं। इसको क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। HF का जब भी स्टार मार्क होगा तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वो एक MSQ है। वैसे वहां तो मेंशन होगा, यहां पर आप देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर MOT ऑफ HF, यानी कि HF की MOT बनानी पड़ेगी। सर अब इतना काम करवाओगे, कर लेते हैं ना, 2 मिनट लगेंगे। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं HF की MOT, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1s1 था, फ्लोरीन के पास हमने कहा था 1s2 होगा, 2s2 होगा एंड 2p5 होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन को ले लिया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा फ्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन का 1s कहीं यहां पर है सर, फ्लोरीन का 2s कहीं यहां पर है, फ्लोरीन का 2px 2py 2pz, ये क्या हुआ 2px हो गया, 2py हो गया बच्चे, एंड दिस इज 2pz। समझ लो, पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, जब खड़ा हूं यहां पर तो सब समझ लेंगे हम। तो 2s यहां पर होगा, ये क्या होगा बच्चे, नॉन बॉन्डिंग में जाएगा, इसे हम नॉन बॉन्डिंग में रख देंगे। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के 2s से हाइड्रोजन के 1s ने मिलने से मना कर दिया, क्योंकि बहुत दूरियां थी। तो अब हाइड्रोजन का 1s कर क्या सकता है सर, सिग्मा बना सकता है सिर्फ। तो ठीक है भाई, सिग्मा बनवा लो, यहां पर एक लाइन खींच देना ताकि थोड़ा सा सुंदर बन जाए मामला। इस 1s और इस 2pz ने मिलकर एक सिग्मा यहां पर क्रिएट किया और एक सिग्मा स्टार, इस तरीके से एक का नाम पड़ा सिग्मा spz कह सकते हो और इसे कह सकते हो सिग्मा स्टार spz, ठीक है जी। ये 2px 2py ने क्या बनाया, नॉन बॉन्डिंग यहां पर आपने बना लिया। किसने बना लिया, नॉन बॉन्डिंग 2px 2py ने बना लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने का कष्ट करते हैं, बिल्कुल करेंगे। हाइड्रोजन के पास 1s1 था, इसके पास 2s2 था और 2p5 था, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 और एक 8, तो 2 यहां पर, दो यहां पर हो गए, 2 4,
तो 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपने भर दिए बच्चे। ये HF का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया प्यारा सा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सर? बॉन्ड ऑर्डर आपका यहां पर आता है 1/2। बॉन्डिंग में कितने हैं? क्या ये बॉन्डिंग? नहीं जी, नॉन बॉन्डिंग है। क्या ये बॉन्डिंग? हाँ जी बॉन्डिंग है। 2 नॉन बॉन्डिंग में कोई, एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं, ये तो नॉन बॉन्डिंग है। 2 - 0 दैट इज बॉन्ड ऑर्डर बच्चे कितना आ गया? 1 बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ गया। तो HF का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 आ गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि द 2f2px एंड 2f2py, मतलब कि फ्लोरीन के 2px और 2py एटॉमिक ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग बने हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। 2px और 2py ही नॉन बॉन्डिंग बने हैं। 2pz ने तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्रिएट की है। तो हमारी ये बात तो भाई पसंद आ गई है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर HF का क्या है? 1 है। हाँ जी ये भी ठीक है, इसको भी ठीक है। द बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज ग्रेटर हाइड्रोजन देन फ्लोरीन करेक्टर। ये तो मैंने आपको तब भी कहा था कि BMO हैज मोर करेक्टर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बच्चे बोलो हाँ या ना। BMO किससे रिजेंबल ज्यादा हो रहा है? BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये BMO है, ये किसके ज्यादा पास है? इस फ्लोरीन के पास है या हाइड्रोजन के पास है? फ्लोरीन के पास है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको पसंद आ रही है? ये गलत नहीं लग रही कि भाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के करेक्टर ज्यादा है? नहीं जी, फ्लोरीन के करेक्टर ज्यादा है। रॉन्ग। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन नॉन बॉन्डिंग। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसका होमो क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग ही होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आया नॉन बॉन्डिंग में, तो ये स्टेटमेंट भी बच्चे क्या हो गई? ठीक हो गई। तो ये क्वेश्चन बनता, तो क्या आंसर करके आते आप आंसर करके आते सर A, B एंड D। बच्चे MSQ ना बहुत तगड़ी चीज है, मतलब कि बना भी देती है पेपर और बिगाड़ भी देती है। हाँ, अगर आप बाकी उसमें अच्छा करके बैठे हो, आप पूरे एग्जाम में सेक्शन ए में बहुत शानदार करके बैठे हुए हो, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप MSQ, क्योंकि MSQ अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। MSQ और NET अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं। मगर कई बार क्या होता है कि ABD, जैसे अब ये ABD है, तो आपको 2 स्टेटमेंट तो सुंदर सी लग जाएगी, पसंद आ जाएगी कि हाँ ये मेरा सही आंसर है, एक मिस कर जाओगे। ठीक है, तो ऐसे आप कब नहीं करोगे? जब आप रिवाइज करोगे। बच्चा रिवीजन का जो महत्व है ना वो बहुत ही अलग है। मतलब कि अगर ये मैं कसम खा के जाऊं कि मैंने जो पढ़ा है पूरी तैयारी के दौरान, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, मेरा देखा हुआ क्वेश्चन आया, मतलब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मेरा देखा हुआ है, अगर मैं वो गलत नहीं करूंगा ना तो मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। हम देखी हुई चीजें भी गलत कराते हैं क्योंकि याद नहीं आ पाता उस टाइम। और याद ना आना, ये जो स्टेटमेंट होती है ना कि सर उस टाइम याद ही नहीं आया, बहुत बच्चों को मैंने देखा है और बहुत बच्चों से बातें की हैं एग्जाम के बाद, पता लगता है कि क्या क्या एग्जाम में फील हुआ है और मुझे खुद को भी फील हुआ है। तो ये याद ना आना का सिर्फ और सिर्फ रीजन होता है लैक ऑफ रिवीजन। तो बच्चे रिवीजन बहुत ज्यादा करना है। आप नया पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, मगर साथ साथ बच्चे आपको पुराना भी रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप जल्दी से आंसर कर लेंगे भाई, है ना। ये तो भाई आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। Br3 पॉजिटिव, Br3 नेगेटिव एंड BrF3, ये आप जल्दी से अब करेंगे भाई, है ना। सीधा हम यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि ये आपने देखा हुआ है पहले ही। Br3 पॉजिटिव, Br3 नेगेटिव, ऐसा अभी ऊपर हमने किया है ClF3। ठीक है, तो ये BrF3 है ना। ठीक है, अब देखो चाहे ClF3 हो और BrF3 हो, एक ही बात है ना। Br3 नेगेटिव हो या फिर I3 नेगेटिव हो, एक ही बात है। तो बच्चे ये तो आप निकाल ही चुके हो ना, ये तो आप निकाल चुके हो। sp3d था, ये sp3d था, तो इसकी ज्योमेट्री क्या थी बच्चा? इसकी ज्योमेट्री क्या थी? TBP थी। इसकी ज्योमेट्री भी आप निकाल चुके हो, sp3d था। ClF3 की जगह Br3F3 आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया? sp3d कर दो। इसको भी बच्चे आप क्या कह दोगे? TBP। ये क्या हो गया सर? ये I3 पॉजिटिव जैसा ही तो है। तो अब एक बार I3 पॉजिटिव देख लो, चाहे Br3 को पॉजिटिव देख के कर लो। यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो अब हमारे को 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पर करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन एंड एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। कितना बना ये बन गया बच्चे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। यानी कि यहां से क्या आ गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया और टेट्राहेड्रल यहां पर बन गई। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है?
ज्योमेट्रीज पूछी है तो इसकी टेट्राहेड्रल होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट का ये क्वेश्चन है, गेट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमोंग द फॉलोइंग स्पीशीज द वन दैट हैज पेंटागोनल शेप। पेंटागोनल शेप उसने कहा है कि इनमें से किसके पास पेंटागोनल शेप होगी। हाँ जी भाई, आराम से देखेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। ऑप्शंस क्या है ना, अब ऑप्शंस किसी को नहीं दिख रहे हैं, फिर गुस्सा नहीं होना है भाई, मैं दिखा देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर आकर। ए ऑप्शन है सर आपके पास क्या, XGOF4, ठीक है जी, गेट 2020 का है ये। IF5 है, देन सी ऑप्शन है आपके पास क्या, SF5 नेगेटिव, ये दोनों तो सेम सेम ही लग रहे हैं। डी ऑप्शन है आपके पास XGF5 नेगेटिव। किसी ने अगर लेक्चर्स ही देखे तो उसका आंसर अभी तक आ गया होगा। आइए समझते हैं पेंटागोनल शेप कैसे होगी, सबकी निकाल लेंगे शेप, तो सबसे आसान रहेगा। सबसे पहले XGOF4, ठीक है जी, XGOF4 ये जिनोन है। जिनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8। एक ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और एक लोन पेयर। कितने सिग्मा बने, 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर, यानी कि इसका स्टेरिक नंबर अगर हम बात करें कितना आया, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। अब आप याद करो जब हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग तब हमने कहा था 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर किसका होता है, वो होता है भाई हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 6 हो गया। और 6 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ज्योमेट्री क्या हो गई बच्चे, ज्योमेट्री अगर कोई कह रहा है तो ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल में जब एक लोन पेयर होता है तो शेप क्या बताई जाती है, ये लिखवाया है सब कुछ, स्क्वायर पिरामिडल बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल यहां पर बताई जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका होगा, यहां पर फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन और इधर लोन पेयर। ठीक है, अब दूसरा आपके पास मॉलिक्यूल क्या है, दूसरा है आपके पास IF5 और एक है आपके पास क्या, SF5 नेगेटिव। अब बच्चे एक छोटी सी बात, छोटा सा जो मैं आपसे चाहता हूं आपको पता होना चाहिए, IF5 और SF5 तो सेम ही है भाई। आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन उससे दोस्ती कर रहे हैं। सल्फर के पास 6 है मगर एक नेगेटिव है तो 7 उसके पास भी हो गए। S नेगेटिव आयोडीन जैसा ही तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही हो गए दोनों में 7-7, तो ये दोनों भी आपका क्या बनाएंगे, ये दोनों भी आपका बच्चे बनाएंगे 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर ही बनाएंगे। इसकी ज्योमेट्री कितनी आएगी, जो मैं ऐसे कर लेना, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन ले गया तो एक लोन पेयर वहां पर रहेगा। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और शेप वापिस से कितनी आएगी, शेप वापिस से आएगी स्क्वायर पिरामिडल। बोलो हाँ या ना। देन नेक्स्ट हमारा जो आंसर अब बचा एक ही है, वो क्या है, XGF5 नेगेटिव। करवाया हुआ था नोटबुक में, ये जिनोन है, जिनोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिनोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। एक फ्लोरीन हो गया बच्चे, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए जी, यहां पर 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 बॉन्ड पेयर आ गए प्लस 2 लोन पेयर आ गए। क्या हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, sp3d3 बताएंगे, है ना। 7 हाइब्रिड, स्टेरिक नंबर 7, 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 7, XGF5 नेगेटिव। ठीक है, कैसा दिखता है, लोन पेयर कहां रहेंगे भाई, यहां पर एक्सियल और इक्विटोरियल में कौन से बॉन्ड बड़े होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड बड़े होते हैं। परसेंटेज एस करेक्टर कहां पर ज्यादा होता है, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल पोजीशन पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है। तो लोन पेयर भी कहां आते हैं, लोन पेयर भी सर एक्सियल पोजीशन पर आते हैं। ये रहा आपका क्या, पेंटागोनल प्लेनर शेप। इसे क्या कहा जाता है, ज्योमेट्री इसकी कहा जाती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और शेप कही जाती है सर क्या, पेंटागोनल प्लेनर। तो हाँ जी, इसी के ही बारे में बच्चे बात हो रही थी, पेंटागोनल प्लेनर, यही आपको आंसर करना था। बोलो हाँ या ना। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या मुश्किल था ये, बिल्कुल आसान था। तो आंसर क्या करेंगे, XGF5 नेगेटिव, या फिर हम कहें डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का है ना।
आपसे शेप पूछी है, शेप पूछी है किस किस की भाई, आपसे ClF3, एक एक की लेकर चलते हैं, एक एक की लेकर चलते हैं शेप। पहले ClF3 की शेप आपसे पूछी है। अब आप देख लो ClF3 अकेला अभी अभी में जो वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पीछे आए हुए हैं, उसी में ClF3 या BrF3 ये 2 या 3 बार आपके सामने आ चुका है, ठीक है। हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो लेक्चर में हमने कहीं पर भी डिस्कस नहीं किए हैं, तो ये देख लेना। अब इसकी ClF3 की शेप क्या होगी भाई, क्लोरीन के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, कितना बना, ये बना आपके पास 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। यानी कि सर ये कुछ इस तरीके से तो नहीं लग रहा, आपने पढ़ाया तो था, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास फ्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। हाँ जी, ये sp3d ही है, ज्योमेट्री TBP है, मगर शेप क्या है, शेप इसकी टी शेप है। क्या शेप है भाई, टी शेप है। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ट्राइगोनल प्लेनर वाले, ट्राइगोनल प्लेनर वाले तो कैंसिल ही हो गए भाई, है ना। लोन पेयर है इसके ऊपर, तो ये इस तरीके से रहेगा, TBP शेप में रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जहां जहां से आंसर निकलने की कोशिश होती है, XeOF2। आपका तो आंसर अब तक आ जाना चाहिए, आपका तो आंसर अब तक आ जाना चाहिए भाई, XeOF2। जीनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जी महान इंसान, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन बच्चा, दूसरा फ्लोरीन, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। यानी कि स्टेरिक नंबर ये कितना आया भाई, स्टेरिक नंबर कितना हो गया सर इसका स्टेरिक नंबर हो गया 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। कहीं सर वही तो नहीं हो रहा ये, हाँ जी वही है, सेम वही है। ये जिनोन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। मैंने आपको कहा था ना जब एग्जांपल करवा रहा था, है ना, तब कहा सर क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है भाई, वही एग्जांपल से ही क्वेश्चन होते हैं जो हमने पूरे लेक्चर के दौरान, ये कहीं ना कहीं XeOF2 आपके नोट्स में होगा, आप देख लो, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं XeOF2 आपको मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, टी शेप ही तो है बच्चा, बोलो हाँ या ना, आया समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या टी शेप था, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये ऑप्शन भी बच्चे एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, ए ऑप्शन आएगा। XeO3 TBP होता है और N3 नेगेटिव लीनियर शेप का होता है। इस तरीके से N3 नेगेटिव का आपको दिखाया जाता है, ठीक है। बाहर एक नेगेटिव होता है, असल में वो क्या होता है, बाहर एक नेगेटिव की बजाय असल में होता ये है कि एक पॉजिटिव इधर होता है, एक नेगेटिव इधर होता है और एक नेगेटिव इधर होता है। तो इन 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव में अल्टीमेटली आप इसे N3 नेगेटिव भी दिखा देते हो। तो ये लीनियर शेप में रहता है, किसमें रहता है भाई, लीनियर शेप में ये रहता है। सिंपल सा था। अब इनमें आपको सारे पता ही नहीं होने थे, 2 भी अगर आप पता कर पाते, ClF3 XeOF2 भी पता कर पाते बच्चा, तो भी आंसर कर लेते। भैया करते या नहीं करते, बताओ भाई, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो आप माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो, शानदार हो चुके हो, आपको एकदम आपने पी ली है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैंने देखा आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं, कमेंट किए हैं कि सर आ गया समझ, आ गया तो अब आंसर करो। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो और आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो, है ना, खुशी से पढ़ रहे हो, ऐसी उम्मीद मेरी हमेशा आपसे रहेगी। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस फ्रॉम O2 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्यों ऐसे क्वेश्चन, अब देखो ये तब करेंगे जब मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आता होगा। अगर मैं रट के कोई बैठा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर वाला सर ने ट्रिक बताई थी, मुझे वो आती है सिर्फ, तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये क्वेश्चन तब होंगे जब हम क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में थोड़े से काबिल होंगे। O2 कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर सर क्या होगा, नो sp मिक्सिंग, इधर sp मिक्सिंग नहीं होगी। B2 में कितना था, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, वहां पर sp मिक्सिंग थी, यहां पर कोई भी sp मिक्सिंग नहीं है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। हालांकि मुझे बनाना नहीं चाहिए, आपको आता है, बट स्टिल एक बार देख लो। 2px 2px 2py एंड 2pz, ठीक है जी। अब यहां पर सिग्मा ऊपर जाएगा या नीचे, क्योंकि सर कोई भी sp मिक्सिंग नहीं है, 14 इलेक्ट्रॉन से बड़ा सिस्टम है, तो सिग्मा कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे। सिग्मा पाई, पाई स्टार,
सिग्मा स्टार, मिला दो भाई, नामकरण कर दो, सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2p y, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं? आपको भरने हैं 16 में से 8 इलेक्ट्रॉन धरती में भर चुके हैं। धरती में मतलब सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, इसमें 8 भर चुके हैं। ये गया नोवा इलेक्ट्रॉन 10th 11 12 13 14 15 16। ये O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है बच्चे। अब O2 से कहा है कि O2 पॉजिटिव बनेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? एंटी बॉन्डिंग से जाएगा। कहां से जाएगा भाई? पाई एंटी बॉन्डिंग से जाएगा। अगर मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है O2 से O2 पॉजिटिव बनाना है तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बच्चे? पाई एंटी बॉन्डिंग से जाएगा। सिंपली डी मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो हां या ना। ठीक है, क्वेश्चन को सही बता रहा हूं, अच्छे से देखो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता आपके एग्जाम में आ सकता है और अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो मेरे बोलने से पहले तो कॉन्फिडेंस बनाओ अपना कॉन्फिडेंस। और अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज घबराना मत। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का खेल है। आप एक बार लेक्चर्स देख लो, रिवाइज कर लो, आपके क्वेश्चन कभी भी नहीं अटकेंगे बच्चा, पक्की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई? विच ऑफ द सेट ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H4Cl2। C6H4Cl2 आपको कहा है, यानी कि ये C6H4 एंड Cl2, इसका कौन सा आइसोमेरिज्म, इसका कौन सा आइसोमर्स सेम डाइपोल मोमेंट रखता है जो C6H5Cl रखे और जो C6H6 रखे। अब इसके आइसोमर्स कौन से हो सकते हैं भाई? ऑर्थो हो सकता है बच्चे, मेटा फॉर्म में रह सकता है, या फिर ये पैरा फॉर्म में रह सकता है। तो इनमें से कौन सी फॉर्म ऐसी है? ऑर्थो फॉर्म मान लो इसके जैसा डाइपोल मोमेंट दे रही है, मेटा फॉर्म इसके जैसा दे रही है। तो आंसर आपको इसी तरीके से आ रहे हैं, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। तो सबसे पहले करना क्या होगा सर? इन दोनों के डाइपोल मोमेंट देखो। पहले तो डाइपोल मोमेंट समझो कौन कौन से आपको गिवन है। आपको गिवन है बच्चे, ये एक गिवन है C6H5Cl, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो इसको आप इस तरीके से बना लोगे, ये आपकी बेंजीन हो गई, ये एक क्लोरीन हो गया, ठीक है। इधर डाइपोल जा रहा है तो आपने कहा म्यू, तो एक रिस्पेक्ट मतलब कि एक रिस्पेक्टिव टर्म हमने कह दी कि भाई इसका म्यू होगा, है ना, हमें अमाउंट तो पता ही नहीं। तो दूसरा आपके पास क्या हो गया? C6H6 हो गया, ठीक है। तो इसको आपने बेंजीन बना लिया और ध्यान रखना बेंजीन का डाइपोल मोमेंट कितना आता है? 0 आता है। तो अब आपके उन तीनों में से ऑर्थो, पैरा, मेटा, उनका डाइपोल मोमेंट आप निकालेंगे। लेट सपोज एक बार मैं निकालता हूं, किसका? ऑर्थो का निकाल लिया मैंने यहां पर, एक बार मैं मेटा का ले लूंगा यहां पर, और एक बार मैं पैरा का ले लूंगा, ठीक है। और C6H4Cl2 था ना, क्या था भाई? C6, यहां पर लिख लेते हैं C6H4Cl2। तो इधर हम अब उसको बना लेंगे, ऑर्थो बनाएंगे। ऑर्थो कैसे बनेगा? यानी कि दोनों क्लोरीन क्या रहेंगे? एक दूसरे को ऑर्थो पे रहेंगे, इस तरीके से, ठीक है भाई। अब यहां पर डाइपोल क्या होगा सर? इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर गया म्यू, इसका गया यहां पर म्यू। अगर आपने लेक्चर्स देखे तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था, है ना। ये ऑर्गेनिक ही है भाई, ये ऑर्गेनिक में भी आपको जब हम बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये बातें बता देते हैं डाइपोल मोमेंट से रिगार्डिंग, वहां पर भी बातें होती है। मगर क्योंकि ये बातें जो मेन करने की होती है वो केमिकल बॉन्डिंग में ही करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर्स की नॉलेज हमें अच्छी होती है, इसलिए हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो ये मत समझना कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्डिंग में कर क्या रहे हैं, क्योंकि शेप्स का आपको यहीं पे पता आता होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितना डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। मैंने आपको कहा था, ये वाला फॉर्मूला लगाकर जब मैंने आपको कहा था कोई डाइपोल मोमेंट हो 2μ1 μ2 cos थीटा, अगर μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2μ1 μ2 cos थीटा, अगर यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसका रिजल्टिंग वेक्टर √3μ जाता है। तो ये आंसर जो देगा वो √3μ देगा। आइए मेटा देख लेते हैं, कई बच्चों को आंसर आ गया होगा अभी तक। मेटा देख लेते हैं। यहां पर एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ये सर इधर म्यू है और ये इधर क्या है? म्यू है। अब बच्चे इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? ये 120। अरे सर जी, जब भी 120 डिग्री का एंगल दो सेम उसमें बन रहा है तो उसका रिजल्टिंग भी कितना आएगा? यानी कि उसका रिजल्टिंग भी कितना आएगा? म्यू ही आएगा। तो इसका मेटा आइसोमर इसके जैसा होगा,
है ना। इसका मेटा, पहला आंसर हमारे को मिल गया है कि भाई इस वाले का मेटा आइसोमर जो होगा, मेटा आइसोमर होगा वो इसके जैसा होगा, तो हमें मेटा तो यहां पर मिल गया है। अब दूसरा देखते हैं भाई, पैरा, पैरा वाले का आंसर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा बच्चे। ये क्लोरीन इधर म्यू है ऊपर, इधर म्यू है नीचे, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। तो इस मॉलिक्यूल का पैरा आइसोमर इसके जैसा देगा, C6H6 जैसा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? मेटा एंड पैरा। मतलब कि सर इसका जो मेटा वाला होगा वो किसके जैसा दे रहा है? वो किसके जैसा डाइपोल मोमेंट दे रहा है? वो दे रहा है C6H5Cl जैसा, और इसका जो पैरा वाला है वो दे रहा है C6H6 जैसा। यही तो हमारा क्वेश्चन था, प्यारा सा छोटा सा। बन सकता है भाई, हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन आपको दिख जाए या इससे मिलता जुलता कुछ आपको दिख जाए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओके ठीक है भाई, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी पूरा समझा दूंगा। लिविस एसिड स्ट्रेंथ है ना, यहां पर जब वैसे तो ये कहां पर पढ़ने का है? ये जब आप मेन ग्रुप में एंट्री करोगे पी ब्लॉक केमिस्ट्री में, वहां पर भी दिखाया जाता है, मगर मैं आपको अब यहां पर एक बार बहुत अच्छे से यहां पर समझा देता हूं, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर लिविस एसिड स्ट्रेंथ पूछी है इनकी, BF2Cl की, BFCl Br की, इस तरीके से आपके पास है। तो ये बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो लिविस एसिड क्या होती है वो बात समझो, है ना। लिविस एसिड क्या होता है वो बात समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई, आराम से देखो। लिविस एसिड क्या होता है? दोज हु एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। तो अब आप ये समझ लो, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, वो एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कैसे लिविस एसिड और बैक बॉन्डिंग का रिश्ता है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? मैं किसी से पैसा क्यों एक्सेप्ट करूंगा? जब मेरे पास नहीं होगा तभी तो मैं किसी से पैसा एक्सेप्ट करूंगा, है ना। मतलब कि मेरे पास कमी होगी तब मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो वो लोग जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपने लिया बोरोन के कंपाउंड BF3, मैंने आपको बताया भी था कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड जब मौका चाहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिमूव करने का। जैसे कि ये है बोरोन, ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन और ये है फ्लोरीन, ठीक है। बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? बोरोन के पास 2s था, बोरोन के पास यहां पर 2s था सर, और 2p था। आराम से बच्चे समझ लो, 2s2 2p1, ठीक है। अब इन लोगों ने मिलकर एक sp2 बना लिया था जी, एक sp2, 1 2 3, और फ्लोरीन से दोस्ती कर ली, इन्होंने, मगर सर एक डब्बा खाली है। यानी कि बोरोन के पास सर वैकेंट p ऑर्बिटल है। जब ऐसी कंडीशन होती है ना कि इसके पास, अब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्यों है बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो भी चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो क्या करेगी? बाहर से मदद लेना चाहेगी। तो ये लिविस एसिड की तरह बिहेव करता है बच्चे, मगर ये लिविस एसिड की तरह बिहेव करता है, मगर क्या है? फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। देखो भाई, कोई इंसान गरीब है, मान लो मेरे को पैसे की कमी है, तो मेरी पहली जो गुजारिश होगी वो अपने पिताजी से कि भैया भेज दो पैसे, जरूरत है, ठीक है। तो वहां से पैसे आएंगे और मैं अपना शानदार तरीके से बिताऊंगा समय। तो वो क्या होता है? बैक बॉन्डिंग होता है, जब आपके अपने ही साइड एटम आपकी मदद कर रहे हो, यानी कि ये, ठीक है, ये आपकी बैक बॉन्डिंग हो रही है। इसे क्या कहा जाता है बच्चे? बैक बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि बोरोन के पास क्या है? एक खाली कटोरा है, उसको जरूरत है, और फ्लोरीन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब अगर आपको कोई ये बात कहे कि भाई बैक बॉन्डिंग से बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घट रही है, मान लो मैं गरीब हूं और मेरी गरीबी, मेरे को पैसे की कमी है ना, मेरे पास पैसे की कमी है, तो मैं अपने पिताजी से अगर पैसे मांग रहा हूं तो वो कमी दूर हो रही है ना, वो कमी दूर हो रही है। ऐसे ही जब फ्लोरीन ने बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बच्चे कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई, यानी कि ये लिविस एसिडिटी इसकी कम हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही होती है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है, मतलब कि अब उसे इतनी गरीबी नहीं है भाई। हाँ, अभी भी कोई बाहर से मदद करना चाहेगा तो भाई ठीक है, कर दो, मगर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। फ्लोरीन ने उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मदद कर दी। अब यही चीज मान लो BF3 है, यही BF3 हो गया, यहीं पर ही BCl3 हो गया,
यहीं पर ही मान लो BBr3 हो गया बच्चे। आपसे एक बात मैं अगर पूछूं, प्यार से एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट किसमें ज्यादा होगा। भाई बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताता हूं बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होता है सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये सेकंड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, इसमें बैक बॉन्डिंग कम होगी। ये सेकंड का है और ये फोर्थ का है, इसमें बैक बॉन्डिंग कम होगी। और एक आपको मजे की बात बता देता हूं बच्चे, मजे की बात और बता देता हूं, कभी भी दोनों ही जैसे AlCl3, अब आप कहोगे सर ये भी तो एल्यूमिनियम भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मगर जब ये थर्ड पीरियड का है और दोनों ही अगर थर्ड पीरियड के हो जाए ना बच्चे, तो इधर नो बैक बॉन्डिंग का केस बन जाता है। हाँ, हमारा इधर कोई ताल्लुकात नहीं है क्योंकि बोरोन के हैलाइड्स गिवन है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि AlCl3 जब दोनों ही थर्ड पीरियड के हो जाते हैं, कभी भी ध्यान देना दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। एक सेकंड का होना चाहिए और दूसरा सेकंड का हो, थर्ड का हो, वो उस हिसाब से एक्सटेंट बदलता जाएगा। दोनों सेकंड के होंगे तो माशाल्लाह मजा आ जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या हो गया भाई, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा पैसा घर से किसके पास आ रहा है, BF3 के केस में फ्लोरीन सबसे ज्यादा भेज रहा है। तो यहीं पर बच्चे अगर मैं लीविस एसिडिटी की बात करूं, गरीब अब कौन ज्यादा रहा भाई, BF3 में तो घर से पैसा आ गया, तो ये लीविस एसिडिटी इसकी क्या हो गई, कम हो गई। BF3 क्या हो गया, लीविस एसिडिटी कम हो गई, इसकी BF3 की लीविस एसिडिटी कम, देन BCl3, देन BBr3। सिंपल सा, कभी भी इसको एक बार में मत देखो, हमेशा यहां से यहां देखो, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा कि भाई बोरोन BF3 में क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, घर से पैसे आ रहे हैं, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, हालांकि बॉन्ड तो तीनों ही बना रहे हैं, बॉन्ड तीनों केस में तीन ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही हाइपोवैलेंट ही है। आपको कहा था जब जब हाइपोवैलेंट चीज आएगी वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिमूव करना चाहेगी, वो चाहे घर से ले चाहे बाहर से ले। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई होगी कि बैक बॉन्डिंग और लीविस एसिडिटी में कांटे का रिश्ता है। ध्यान रख लो, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगा। अब चलिए इसको यहां पर कैसे यूज करना है आइए समझते हैं। यानी कि हमने ये देख लिया कि भाई जितने ज्यादा फ्लोरीन होंगे उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, तो और उतनी ही कम क्या होगी, लीविस एसिडिटी होगी। तो सबसे पहले हम अगर लीविस एसिडिटी कम कह रहे हैं तो उनको सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें ज्यादा फ्लोरीन है। तो बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या था, हमारे पास ऑप्शन थे BF2Cl है हमारे पास है BFClBr हमारे पास है BF2Br हमारे पास है, और हमारे पास है BF2Cl2। आइए समझते हैं, ये 4 लोग हैं, इसमें उन्होंने पूछा है किसका, लीविस एसिड का स्ट्रेंथ पूछा है। तो मैं पहले बैक बॉन्डिंग में कदम रखूंगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग का क्या ऑर्डर हो जाएगा बच्चे, जिसमें सर फ्लोरीन की अमाउंट ज्यादा उसकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा, क्योंकि सेकंड पीरियड के होंगे। तो भाई ये भी 2 फ्लोरीन रख रहा है, ये भी 2 फ्लोरीन रख रहा है, फिर आप क्लोरीन चेक कर लो, सेकंड और थर्ड में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड और फोर्थ, बोरोन और ब्रोमीन से ज्यादा बोरोन और क्लोरीन में होगी। तो पहली सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग आप किसमें कहोगे, BF2Cl, देन BF2Br, किसमें कहेंगे बच्चे, BF2Br। गेट का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा, ठीक है। BF2Cl, BFBr2 लेना है, एक हमें और लेना है, यहां पर BFBr2 ले लेते हैं, BFBr2, ठीक है। अब देखो यहां पर इन दोनों में, ये दोनों हो गए हैं, यहां पर एक फ्लोरीन है, यहां पर भी एक फ्लोरीन है, तो इन दोनों में किसमें ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, भाई यहां पर 2 ब्रोमीन है मगर इधर एक क्लोरीन है। तो अब आप क्लोरीन को देख लोगे तो यहां पर आप कहोगे कि सर BFClBr में ज्यादा होगी, एंड देन सबसे कम तो BFBr2। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर आप देख पा रहे होगे ना कि बोरोन और ब्रोमीन कितने हो गए, 2 हो गए, जबकि बोरोन सेकंड पीरियड है और ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का, एक छोटा ऑर्बिटल एक बहुत बड़ा ऑर्बिटल, इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती, तो सबसे कम बैक बॉन्डिंग हो गई। इस केस में घर से सबसे कम पैसा आएगा, सबसे कम पैसा इस केस में आएगा, तो लीविस एसिडिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी BFBr2 की, देन BFClBr की। हालांकि ये तीनों ही ट्राइगोनल प्लेनर है, याद रखना, चारों के चारों, सॉरी, BF2Br एंड बच्चा BF2Cl आपका ये आंसर होगा। शानदार प्यारा सा क्वेश्चन, मेरे को उम्मीद है आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आंसर देख लो, कहीं ना कहीं मैच हो रहा होगा,
BF-Br2, BF-Cl-Br, BF2-Br, ये रहा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। गेट 2021 का क्वेश्चन हमने देखा है, एक बार आप इसे देखिए। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट बैकबॉन्डिंग का था। बैकबॉन्डिंग का ये ध्यान रखना भाई, अगर घर से मदद मिल रही है तो थोड़ी सी हमारी है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जो अगर घर से पैसों की मदद मिल रही है तो मनी डेफिशिएंसी कम हो जाती है। ऐसे ही बैकबॉन्डिंग क्या करता है, साइड एटम जब सेंट्रल एटम को कुछ इलेक्ट्रॉन भेज रहा होता है, क्योंकि भाई उसके पास एक्स्ट्रा है, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। फ्लोरीन यहाँ पर आप देख सकते हो, यही बैकबॉन्डिंग का पहला एग्जाम्पल ही ये लिया जाता है। फ्लोरीन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत अमीर है, और बोरोन बेचारा एक खाली कटोरा लेकर घूम रहा है, तो उसने सोचा उसको दान कर देते हैं। ऐसा असल जिंदगी में मान लो हो जाए जिसके पास बहुत ज्यादा है ना। चलिए, तो ये हमारी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री बहुत सुंदर है भाई, है ना, देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, कितने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन है आपका ये ओके TIFR में आया है। TIFR, अब ऐसे नहीं कि हम लो जी हम नहीं देख रहे, है ना, क्योंकि हम तो जैम है, जैम वाले देखें यार। देख लो भाई, सब कुछ देख लो, आप जब कर सकते हो तो सब कुछ देखो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 3 मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। एक गिवन है COCl3 NH3 का कितना गिवन है, NH3 का 6 गिवन है। एक गिवन है, ये हो गया फर्स्ट। एक गिवन है सेकंड, आपको गिवन है COCl3 एंड NH3 का क्या, NH3 का 5 आपको गिवन है, ठीक है। NH3 का 5 गिवन है। और थर्ड आपको कहा है COCl3 एंड NH3 का 4। साथ में उसने ये ऐसे ही मॉलिक्यूल दिखते थे पहले, फिर बाद में वर्नर थ्योरी के बाद हमें पता लगा हाँ आयोनाइजेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर नाम की 2 चीज हैं बच्चे, 2 चीजों से बन रहा है। इन्होंने कहा है कि ये एक हेक्सा कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब हेक्सा कोऑर्डिनेट रहना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए। जबकि ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड NH3 मॉलिक्यूल हर में अलग अलग है। पहले वाले में अगर वो कह रहा है 6 है, इसमें उसने कहा है कि NH3 6 जुड़े हुए हैं, इसमें कह रहा है 5 जुड़े हुए हैं, और इसमें कह रहा है 4 जुड़े हुए हैं, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोबाल्ट की। अरे अरे अरे, बहुत सिंपल है। अब बच्चा यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं करनी थी, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे करना है, एक सेकेंड, सिर्फ जैसे कि ये ऐसे गिवन था COCl3 NH3 का 6। इन्होंने कहा कि हेक्सा कोऑर्डिनेटेड ये है, इन्होंने कहा कि हेक्सा कोऑर्डिनेटेड ये है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। और हेक्सा कोऑर्डिनेटेड में अमोनिया ही कोबाल्ट के अराउंड है और 6 के 6 हैं, तो बच्चे ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा। और ये Cl3 कहां होंगे, आयोनाइजेशन स्पेयर में होंगे। मतलब क्या है सर, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड तो है और अमोनिया भी कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड अमोनिया विल बी 6, 6 5 4, तो यहां पर हमने लिया 6 ले लिया। दूसरा जो मेरा आंसर बनेगा, दूसरा मेरे पास क्या था, दूसरा मेरे पास कोबाल्ट था, Cl3 था, और NH3 का कितना था, 5 था। इसे भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड बनाना है, मगर इसमें NH3 कितने जुड़े होंगे कोबाल्ट के साथ, उन्होंने कहा है 5, तो अब एक क्लोरीन अंदर रहेगा और बाकी के 2 Cl2 कहां रहेंगे, बाहर रहेंगे। सीधी सी बात है सर। तीसरा ऑप्शन आपके पास हो गया कोबाल्ट, Cl3, और NH3 का कितना है बच्चे, NH3 हो गया 4। अभी भी इन्होंने कहा है कि ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड ही मॉलिक्यूल है, मगर अमोनिया तो 4 ही है, तो ये इस तरीके से रहा होगा NH3 का 4। अब क्योंकि हेक्सा कोऑर्डिनेटेड बनाना है तो 2 क्लोरीन अंदर रहेंगे और 1 क्लोरीन, बस ये है आपका मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन। हाँ, यहाँ पर आपको अब ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो अब देखो भाई, यहाँ पर ये कितना है, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, कोबाल्ट NH3 6 यहां पर जाएगा, यहां 3 पॉजिटिव निकलेंगे, यहां पर 3 Cl नेगेटिव। क्योंकि NH3 क्या है, न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट कितने पे आ गया, +3 पे यहां पर आ गया। ठीक है भाई, सेकंड देखते हैं ये कैसे टूटेगा। ये टूटेगा सर, कोबाल्ट हो गया, NH3 का 5 हो गया, क्लोरीन होगा। अब अंदर वाले को तो आयोनाइज नहीं कर सकते, है ना, पढ़ा था, इसको आयोनाइज नहीं कर सकते। ये 2 Cl नेगेटिव बाहर गए, 2 निकले नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव देकर निकला। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सर, X अंदर कितना है, कोबाल्ट की लेट सपोज X है, NH3 की कितनी होती है, 0 होती है, क्लोरीन की -1, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 2 है, तो अभी भी कोबाल्ट की कितनी आएगी, +3 ही आएगी। और सच बात है, +3 ही आने वाली है। यहां पर मान लो इस तरीके से है, कोबाल्ट है, NH3 है, 4 है,
Cl2 है, यहां पर एक पॉजिटिव इधर और एक Cl नेगेटिव। ठीक है जी, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया, X माइनस कितनी हुई, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो X माइनस 2, और कंपाउंड पे कितना चार्ज है, +1, तो X कितना आया, +3 आ गया। तो बच्चा ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, तो सिंपल सा, ये बस लैंग्वेज में इतना बड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं और उसी से आपको घबराहट होती है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, +3 +3 +3। अच्छा, मान लो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन तीनों में ही, अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि बच्चे मुझे इन तीनों की ही कंडक्टेंस बताओ, कंडक्टेंस किसमें ज्यादा होगी, तो कंडक्टेंस जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं उसकी कंडक्टेंस भी ज्यादा होती है। तो अगर हम आयंस की बात करें, यहां पर हम आयंस की बात करते हैं बच्चे, तो कितने आयंस यहां पर हो गए, इसके पास कितने आयन हो गए भाई, एक आयन ये पूरा और 3 आयन ये, यानी कि सर 4 आयन इसके पास हो गए, यहां पर 4 आयंस आपने कह दिए। सर इसके पास कितने आयन हो गए, एक आयन पूरा ये कॉम्प्लेक्स और 2 ये, यानी कि 3 आयंस यहां पर हो गए। ठीक है जी, यहां पर कितना आयंस हो गया सर, एक आयन ये और एक आयन ये, यानी कि 2 आयन। जिसके पास ज्यादा आयंस होंगे उसमें फ्लो ऑफ आयंस ज्यादा होगा, उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया। तो बच्चा हो सकता है इनकी कंडक्टेंस भी पूछ ले, तो अगर हम कंडक्टेंस लिख रहे हैं, कंडक्टेंस लिख रहे हैं, तो इसकी अगर कंडक्टेंस आपसे पूछिए तो सबसे ज्यादा इसकी ही होगी, मोर कंडक्टेंस। ठीक है, घबराना नहीं है भाई, कि एक तो तैयारी करते वक्त ना आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी और आपको लगेगा कि अरे हाँ यार ये पढ़नी तो थी, ये पढ़नी तो थी, मगर अब ऐसे तो पता नहीं कितना कुछ रह रहा होगा जो मैंने नहीं पढ़ा होगा। घबराओ मत, जो चीजें आती जा रही हैं उसे रखते जाओ, पॉजिटिवली एब्जॉर्ब करते जाओ, और नया आएगा उसे और एब्जॉर्ब करना, सब कुछ रेलेवेंट है, सब कुछ काम का है, और आप आराम से सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हो। मन में बहुत बार ये भावनाएं पैदा होती हैं कि एग्जाम तक तो ये टिकेगा नहीं, सच मानो, विश्वास करो प्लीज, है ना, एज अ बड़ा भाई मान लो कि कह रहा हूं कि आपके मन में टिकेगी, आपके दिमाग में ये बात रहेगी, पेपर में जब पेन चला रहे होंगे तो चीजें याद आएंगी। इस भ्रम में मत रहना कि आप भूल जाओगे, ऐसा सोच के जाओगे तो अच्छी बात नहीं है। आपने अगर मेहनत की है ना, आपने रात रात बैठकर अगर पेन कागज पे लिखा है, आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि प्लीज लिख कर पढ़ो, ये भी सब कुछ लिखकर पढ़ो, क्योंकि लिखकर जब पढ़ोगे ना तो वो ज्यादा समय तक बच्चे याद रहेगा। तो अगर आप ये लिखकर पढ़े हो, इतनी मेहनत किए, रात रात तक मेहनत किए, तो उस दिन भी यार वो याद रहेगा। ऐसी भावनाएं मन में मत लाओ, पक्का मत लाओ, पक्का याद रहेगा। चलिए, जॉन टेलर, अच्छा जॉन टेलर डिस्टोर्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है, कोई नहीं, इसको भी देख लेते हैं। जॉन टेलर डिस्टोर्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, हालांकि जॉन टेलर डिस्टोर्शन अभी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताया जाएगा भाई, घबराना मत, आराम से, है ना, इस पे गुस्सा मत होना कि अरे सर ये क्वेश्चन आपने ऐसा ले लिया था जो आपने बताया नहीं, बता देंगे आने वाले लेक्चर में, आपको जॉन टेलर डिस्टोर्शन भी मिल जाएगा। किस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा, जैम 2017 का MSQ है। ठीक है, तो आइए D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में आपको बता देता हूं थोड़ी सी। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है ये T2G एंड EG। ठीक है, इसे आप क्या कहोगे, ये T2G हो गई, ये हो गया EG। ठीक है, अगर कोई आपको कह रहा है D5 हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन यानी कि वो कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर मत कराओ, 1 2 3 4 5, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। अगर यहीं पर ही कोई कह देता आपको D5 लो स्पिन, तो ये कैसा बन जाता, ये बन जाता आपके पास T2G एंड EG। ये पढ़ेंगे भाई, चिंता मत करो यार, घबराओ मत, विश्वास रखना, ये आराम से आप पढ़ोगे। अब देखो JTD कब होता है, JTD कब होता है, पहले तो ये बात समझो, JTD होता कब है, जब आपका T2G व्हेन T2G या फिर बच्चे EG जब अनसिमेट्रिकल फील्ड होंगे ना, जब ये अनसिमेट्रिकल फील्ड होते हैं, जब ये क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल फील्ड होते हैं, तब JTD प्रेजेंट होता है। अब अनसिमेट्रिकल फील्ड का मतलब, जैसे कि भाई ये आपके पास है T2G और EG 1 2 3, तो यहां पर ये T2G 3 और EG 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड मानी जाएगी, है ना। 3 डब्बे थे, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, जैसे ही ऐसे आया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे, अनसिमेट्रिकल हो गई। ये ऐसे कर दिया तो अब क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर मान लो ये इस तरीके से होता 1 2 3 4,
तो ये भी क्या है, एक अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये जेटीडी यहां पर होता। अगर ये इस तरीके से होती 1 2 3 4, या तो ये 3 रही या फिर ये 6 रहे, है ना, या तो 3 रही या 6 रहे, तो यहां पर अभी भी अनसिमेट्रिकल है। मगर मान लो ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया बच्चे, सिमेट्रिकल हो गया। अब ईजी में या तो 2 रहे या फिर 4 रहे, EG1 और EG3 क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा। EG1 और EG3 क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा। ठीक है, ये क्या था, अब मैं जैसे कि मैंने ये कहा D5 लो स्पिन, अब ये इस तरीके से है, ये अनसिमेट्रिकल है। 3 होता, जैसे कि यहां पर 3 है तो इसे आपने कहा कि ये सिमेट्रिकल है, तो यहां पर क्या होगा, नो जेटीडी, कोई भी जेटीडी यहां पर बच्चे नहीं होगा। और यहां पर ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आपको थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा। यहां पर जेटीडी थोड़े दिन, मतलब थोड़ी देर इन द सेंस कि नेक्स्ट लेक्चर जो अब आपको मिलेगा उसमें जेटीडी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जेटीडी प्रेजेंट होगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या थे, D5 हाई स्पिन में नहीं है, D5 हाई स्पिन में नहीं है, हाँ D5 लो स्पिन में है, D6 हाई स्पिन, D6 हाई स्पिन बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं, ये रहा D6 हाई स्पिन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना होगा। 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अभी सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, सर ये तो अनसिमेट्रिकल ही है, ये तो अनसिमेट्रिकल ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, जेटीडी प्रेजेंट होगा, तो इसमें भी जेटीडी प्रेजेंट होगा। D6 लो स्पिन, अगर आपको कोई कह रहा है D6 लो स्पिन 1 2 3 4 5 6, ये हो गया D6 लो स्पिन। ठीक है, तो यहां पर सिमेट्रिकल है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तो सर यहां पर कोई भी जेटीडी नहीं होगा। तो आपका जो आंसर आना चाहिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बी एंड सी, क्या आंसर भर के आना था हमें आंसर भर के आना था बी एंड सी। D5 हाई स्पिन एक सिमेट्रिकल होती है और D6 लो स्पिन। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया D6 हाई स्पिन है, D6 हाई स्पिन आपकी क्या है बच्चे, आपकी अनसिमेट्रिकल एक फीलिंग है, तो उसमें जेटीडी है। D5 लो स्पिन एक अनसिमेट्रिकल है, तो उसमें जेटीडी है। D6 लो स्पिन एक क्या है, सिमेट्रिकल है, तो उसमें कोई भी जेटीडी नहीं है। और D5 हाई स्पिन भी एक सिमेट्रिकल है, उसमें भी कोई जेटीडी नहीं है। ये जेटीडी अभी आपको पढ़ना है ना, अभी जब हम आगे जाएंगे तो भी हम जेटीडी की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो आपका चल ही रहा है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट वहां पर आना है, वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको बताया जाएगा, जेड आउट जेड इन स्प्लिटिंग कैसे होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, समय आने पर वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी, नेक्स्ट ही लेक्चर में एक्चुअली आप देख लोगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने जो आपको कराए हैं, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस करना आपको पसंद हो, है ना। क्वेश्चन जब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आए तो आपको एक अच्छी फीलिंग आए, मतलब रेदर देन कि यार क्वेश्चन अब फिर से देखना पड़ेगा कि कितना हमें आता है कितना नहीं आता। देखो ऐसा मत करो, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने आप को ट्राई करने से थोड़ा सा डरते हैं कि भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नहीं हुए तो फिर कॉन्फिडेंस टूटेगा। ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच हो जाएगी। अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहे तो रिवाइज करो। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, रिवीजन का बहुत ज्यादा फायदा है। जितना फायदा रिवीजन का है पूरी तैयारी में ना, पहले सिलेबस पूरा करना ऑब्वियसली तो सबसे पहले मस्ट है ही। आप कहोगे सर सिलेबस पूरा करना है, पहले मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, मगर आपको रिवाइज साथ साथ, कई बार क्या होता है ना बाद में रिवाइज का टाइम नहीं मिल पाता, तो हमें साथ साथ जो चीजें होती जा रही है उसको रिवाइज भी करना है अच्छे से। ठीक है, और एक चीज ये ध्यान रखना, आपका जो हार्ड वर्क है वो एक ना एक दिन आपको जरूर कुछ बहुत अच्छे से पे करेगा, बहुत शानदार चीजें आपके जीवन में कर देगा। ऐसा लगता है हमें कि कितनी मेहनत और, है ना, कितनी मेहनत और करनी है सर, समझ ही नहीं आ रहा। हम तो कब से पढ़ रहे हैं, 10th में थे तो कहा 10th में अच्छे से कर लो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, 12th में कहा 12th अच्छे से कर लो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, अब BSc में अब फिर इस एग्जाम के लिए कह रहे हो कि अच्छे कर लो और जिंदगी अच्छी हो जाएगी। भैया देखो मेहनत तो आपको करनी है, मेहनत तो हमेशा चलती रहेगी। अगर आप ये सोच रहे हो अच्छी जिंदगी का मतलब ये है कि आपको मेहनत करना बंद हो जाए, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। अच्छी जिंदगी मतलब कि मेहनत करने में मजा आएगा, आपको अच्छे सोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे, तो जो आपका हार्डवर्क है वो भैया कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको पक्का, है ना, जो जितनी भी ये रातें आप पढ़ रहे हो, जितने भी आप लिख लिख कर जो कॉपियां भर रहे हो, पेन इतने अपने खाली कर दिए पढ़ पढ़ के, जितनी भी ये चीजें आप कर रहे हो, ये सबको फल मिलता है ना, सब जो ईमानदारी से मेहनत करता है ना। ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप खुद से ईमानदार रहो, किसी और को जस्टिफाई मत करो चीजें, है ना, कि भाई आप घूमने चले गए तो उसे वहां बता रहे हो कि यार
3-4 घंटे आज पढ़ लिया, इसलिए थोड़ा सोचा बाहर निकल जाता हूँ घूमने। आपको किसी और को जस्टिफाई करना ही नहीं है। आपको इतना खुद को, अपने आप को ऐसा बना लेना है कि हाँ, आप जब आप बाहर निकलो घूमने फिरने तो आपके घर वाले या फिर आपके फ्रेंड्स ये समझे कि हाँ, ये अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करके आया, अपना दिन को पहले प्रोडक्टिव इसने किया होगा, कुछ अच्छा किया होगा आज, तब जाके ये थोड़ा सा टाइम इधर घूम रहा है। वो भी करो, अगर आपका किसी दिन मन कर रहा है वो घूमने फिरने का, घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कहने का मतलब ये है कि भाई ईमानदारी खुद से होनी चाहिए, किसी और को नहीं दिखाना कि आज मैंने इतने टाइम मेहनत की है, इतने टाइम मेहनत नहीं की है। ये प्लीज 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 इस बात का ध्यान रखना, हमें किसी और को कुछ नहीं बताना, ठीक है। चलिए, सारी चीजें होंगी, सारी धीरे धीरे हम चीजें करेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। इसी तरीके से, है ना, सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे आगे, और सारे अलग अलग सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम जेनरिक भी बातें करेंगे कि कैसे और चीजों को डील किया जा सकता है, कैसे बहुत सारी एग्जाम से रिलेटेड बातें, नए नए एग्जाम को कैसे टारगेट किया जा सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, क्या पढ़ाई के दौरान जो स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, उन सब के बारे में भी हम बातें करेंगे। धीरे धीरे आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, बस पढ़ते रहिए। टेक केयर।